और वो जो गाड़ियाँ आईं रास्ते में, खून के प्यासे लोगों ने पूरी की पूरी गाड़ियाँ वहाँ से खून में लथपथ करके भेजीं। उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ उसी तरह खून से रंगी हुई, नहाई हुई गईं। हाँ, ये खुदा खुदा करके, राम राम करके ये सफ़र हमारा पूरा हुआ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि आज़ादी की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल के लड़ी है। मुसलमान भी बहुत कुर्बानियाँ दे चुके थे, हिंदू भी बहुत कुर्बानियाँ दे चुके थे। तकरीबन 200 आदमियों का एक जुलूस मेरे साथ गांव में गया, और गांव की सड़कें, गलियां, वही बाज़ार वाली सड़क, और इधर हमारे डेरे थे, इधर ऊंचे ऊंचे छोटी ईंट के मकान थे, कई मंजिले जैसे ये है, और उनके बीच में गली लांघते हुए मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ हमारा घर था। सवारी गाड़ी में चढ़े, लेकिन इतनी खचाखच भीड़ अंदर गाड़ी में थी कि हमें छत के ऊपर बैठकर आना पड़ा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं राणा प्रताप गन्नौरी जी से, जिन्होंने देखा है 1947 का दर्द, वो डरावने दिन जब पूरा भारत लहूलुहान हो गया था और दो टुकड़ों में बन विभाजित हो गया था। उस पार्टीशन की कहानी आंखों देखी हमें बताएंगे। इनका जन्म 1938 में हुआ था। उस समय लगभग इनकी 9 साल की उम्र थी। उनको एकदम मुल्तान छोड़कर आना पड़ा। वो आज पाकिस्तान बन गया है, वही भारत का कुछ हिस्सा अब पाकिस्तान बन गया है। वो खतरनाक यादों को हमसे साझा करेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए, नमस्ते। आज आप पुरानी यादों को कुरेदने के लिए कुछ जानकारियां लेने आए हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है। मैं तो 9 साल का बच्चा था, चौथी जमात मैंने पास की थी, और मैं आज तक भी यही कहता हूँ कि मेरा तो जन्म भी हिंदुस्तान में हुआ था, और अब रह भी मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ। पहले 9 साल भी जब मैं था तो वहाँ हिंदुस्तान में ही था, और उसके बाद यहाँ आ गया हूँ तो हिंदुस्तान में हूँ। 15 अगस्त 1947 के साथ वो एक नया देश धरती पर जन्म लेता है, और आज़ादी की जो खुशियाँ दोनों देशों के बीच होनी चाहिए थी, वो लहूलुहान हो जाती हैं, क्योंकि ये बंटवारा नफ़रत की बुनियाद पर हुआ था। हिंदू मुस्लिम का जो सौहार्द होना चाहिए था, जो यकजहती होनी चाहिए थी, जो हार्मनी होनी चाहिए थी, वो आज़ादी की लकीर खींचने के साथ लहूलुहान हो गई। जो कल तक सब मिल बैठकर रहते थे, इकट्ठे रहते थे, बातचीत करते थे, साहित्यिक चर्चाएं करते थे, गंगा जमनी तहजीब की बातें करते थे, वो सब जैसे भूल गए थे। और मैंने अपनी आँखों से तो वो दर्द नहीं देखा, लेकिन बहुत लोगों से सुना है, और ऐसे कई मित्रों ने जिन्होंने साहित्य बंटवारे पर लिखा है, उनकी पुस्तकें पढ़कर जाना है मैंने। टीवी पर रोज़ ऐसी गाड़ियाँ आती जाती हुई दिखाई देती हैं, दिखाते रहते हैं हमारे मीडिया वाले। जब छतों पर भीड़ होती थी, इंजन तक के आगे पीछे लोग चढ़े हुए होते थे, खिड़कियों पर लटके हुए होते थे, और ऐसी मालगाड़ियों में सफ़र कर रहे होते थे जिनके ऊपर छत नहीं होती थी। तो वो, और फिर पैदल चलते हुए काफ़िले
आते जाते थे। और वो जो गाड़ियाँ आईं रास्ते में, खून के प्यासे लोगों ने पूरी की पूरी गाड़ियाँ वहाँ से खून में लथपथ करके भेजीं। उसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि यहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ उसी तरह खून से रंगी हुई, नहाई हुई गईं। इंसानियत ही का खून हुआ, तहज़ीब का खून हुआ, मानवता ज़ार ज़ार रो रही थी। आज़ादी की खुशी बिल्कुल आच्छादित हो गई थी और केवल दर्द, कराहें, चिल्लाहट, बर्बादी ही हमें देखने सुनने को मिल रही थी। जिस वक्त सारा देश खुश था, आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त दो प्रांत, हिंदू मुस्लिम, दो कौमों के की अलग कौम मानकर दो मुल्कों में बांट दिए गए थे। एक ये हमारा पंजाब और एक उधर पूर्व में बंगाल। पूर्वी बंगाल भी पाकिस्तान के हिस्से में गया, वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। और हमारा ये पंजाब भी, इसका पश्चिमी हिस्सा, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के हिस्से में गया। ये साहित्यिक ब्लंडर था कि देश का बंटवारा स्वीकार किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ख़ुद पाकिस्तान का जन्मदाता जिन्ना साहब का कौल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में नज़र डालता हूँ तो मेरी राजनीतिक ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर यही है कि मैंने देश की तकसीम कबूल कर ली। और फिर वो भाई राजनीतिक फैसले होते हैं, हो गए। इतना बड़ा लाखों की आबादी का तबादला, वो यहाँ इधर आएंगे, यहाँ से लोग उधर जाएंगे, घर बार छोड़ कर जाएंगे, हंसती बसती ज़िंदगी छोड़ कर जाएंगे और आगे मुहाजिर होकर, रिफ्यूजी होकर जगह जगह भटकते और कैंपों में जीते रहेंगे। ये सब एक राजनीतिक हठ का नतीजा था। बहुत ने इसको झेला, बहुतों ने, वो सब इस आग के दरिया में से लांघ के आए। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना पीड़ाजनक अनुभव झेलना नहीं पड़ा। पढ़ना सुनना तो पड़ा है, लेकिन देखना और झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि उस वक्त मेरे एक रिश्तेदार, रिश्ते में मेरे चाचा जी लुधियाना में पुलिस कप्तान थे। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेने के लिए शायद मुल्तान छावनी से या कहीं से एक मिलिट्री के ट्रक अरेंज करके उधर आए थे। और मेरे परिवार के लोगों ने ये सोचकर, कल को न जाने हम पर क्या बीते, चलो प्रताप को, मेरा छोटा नाम जो परिवार में बोलते थे, नाम तो राणा प्रताप सिंह रखा था लेकिन बोला तो प्रताप जाता था, कि हम प्रताप को इनकी कस्टडी में, इनकी के संरक्षण में भेज देते हैं। वहाँ आगे भारत में इसके नाना जी हैं, वो करनाल में डिप्टी कमिश्नर हैं। इसके पिताजी भी वहाँ पहुँच गए हैं, वो रोहतक में सिविल सप्लाईज़ में नौकरी कर रहे हैं। तो कम से कम ये एक तो ख़ानदान की निशानी उनके पास सुरक्षित पहुंच जाएगा, बाकियों पर जो बीतेगी सो देखा जाएगा। तो मैं अपने उन चाचा जी के साथ, मलिक ईश्वर दास जी कप्तान पुलिस के साथ, उनके परिवार के साथ वहाँ से, अपने परिवार से अलग आया था। ट्रक में वो हमें अलीपुर से लेकर आए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुजफ्फरगढ़ था। हमारा जो गांव था जहानपुर, वहाँ भी जाना नहीं नसीब हुआ। देश बंट गया तो वापस गांव जाना भी नसीब नहीं हुआ। और बाहर ही बार हम लोग इधर आ गए। तो रास्ते में एक हफ़्ता हम मुल्तान छावनी के पास कैंप में रहे और वहाँ
रहते हुए थोड़ा सा कैंप ज़िंदगी का अनुभव भी किया, लेकिन अब मुझे याद कुछ नहीं है कि वो खाना कैसे सप्लाई करते थे, हमारे नहाने धोने और टॉयलेट वगैरह की सुविधाओं की व्यवस्था क्या थी, मुझे वो सब कुछ याद नहीं है। लेकिन एक बात याद है कि हमारे कैंप के ऊपर से हवाई जहाज़ उड़ते हुए उतरते हुए गुज़रते थे और थोड़ी दूर पर उनका उतरने का स्थान था, वहाँ उतर जाते थे। तो एक दिन मुझे इच्छा हुई कि उड़ते हुए जहाज़, उतरते हुए जहाज़ तो मैंने देखे हैं, ज़रा वहाँ तक जाकर उतरा हुआ जहाज़ भी देखूं। तो मैं ऐसे टहलता हुआ अकेला उधर चला गया था एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ एक जहाज़ को उतरे हुए भी मैंने बाहर से, एयरपोर्ट की सीमा के बाहर से खड़े होकर देखा था। तो फिर एक दिन आ गया, हफ्ते 10 दिन के बाद, कि एक मालगाड़ी आकर मुल्तान छावनी स्टेशन पर लगी। वो मालगाड़ी जिसकी छत नहीं थी, जिसमें कोयला वगैरह लाद कर इधर उधर ले जाया जाता है, लेकिन उस मालगाड़ी में हम सब लोगों को जो कैंप में ठहरे हुए थे ठूस ठूस कर भर दिया गया। और बहुत भीड़ थी, एक दूसरे के ऊपर हम लोग लदे हुए थे। अब मैं बच्चा था, मेरी उन दिनों आंखें दुखने में आ गई थीं, आंखें लाल हो गई थीं, आंखें आ गई थीं जिसको कहते हैं। बड़ी पीड़ा में से मैं गुज़र रहा था। मैं शुरू से ही जिज्ञासु बालक था, मेरे मन में इच्छा रहती थी कि मैं देखूं गाड़ी जा रही है तो किधर कैसे मोड़ रही है, कैसे टर्न ले रही है, और कैसी लगती है टर्न लेती हुई गाड़ी। जहाँ भी कहीं ऐसा अवसर होता था मैं उचक कर देखने की कोशिश करता था, लेकिन और लोग मुझे धक्का दे के एक तरफ फेंक देते थे और मैं झलक मात्र देख सकता था मुड़ती हुई गाड़ी की, और बस। तो एक रात रास्ते में पड़ी थी और फिर अगले दिन हम सवेरे अटारी स्टेशन पर पहुंच गए थे। रास्ते में आपके चाचा जी आपको कैंप ले आए थे? हाँ, वहाँ से कैंप तक लाए कैंप थे। ले आए थे, कैंप तक लाए मतलब आप? नहीं, आगे भी लाए वो। अच्छा। उन्हें मेरे नाना जी के हवाले करना था मुझे, अच्छा जी। जो उस वक्त उस करनाल दौरान के। फिर आपको कैंप में ही रहना पड़ा था? हाँ, अच्छा। तो करनाल में मेरे नाना जी उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे। अच्छा जी। तो वो लुधियाना से, वहाँ से जब आए मालगाड़ी से, तो मालगाड़ी वहाँ रुक गई, परिवार सारा उतर गया। इन्होंने अपने परिवार को पीछे की गली में घर पहुंचा दिया और ख़ुद जाकर पुलिस स्टेशन पर जो गन साथ लेकर गए वो सब वापस कर दी और अपनी रवानगी वापसी दर्ज करा दी। तो फिर मुझे वो लेकर फिर सवारी गाड़ी में हम बैठे। आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जो भी थे, वो पीछे रह गए। उनका आगे फिर सुरक्षित आ पाए इंडिया में? हाँ, सब कुछ, किसी का बाल बांका नहीं हुआ। अच्छा, आप बड़े सौभाग्यशाली रहे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो सब नहीं देखा, जो पीड़ा, जो दर्द लोग कहते हैं और जो झेला गया वाकई, वो हमें खराश तक नहीं है। बहुत ही लकी रहे आप। बहुत ही आपने, अच्छा, आपने प्रॉपर्टी जरूर छोड़ के आए हैं? हाँ, वो तो सब जो कुछ था छोड़ के आए। पिताजी सर्विस के नाते आ गए थे, नाना जी सर्विस के नाते यहाँ बैठे थे। अच्छा। और सोनीपत में बड़े नाना जी थे SDM। सो इन लोगों की वजह से हमें यहाँ आने में बहुत सुविधा रही और कैंपों में यहाँ इधर कहीं नहीं रहना पड़ा। वहाँ से लुधियाना से हम सवारी गाड़ी में चढ़े, लेकिन इतनी खचाखच भीड़ अंदर गाड़ी में थी कि हमें छत के ऊपर बैठकर आना पड़ा। मैं 9 साल का बच्चा था और भी बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे ऊपर बैठे हुए। मैं बैठा, डर तो लगता था कि कहीं ज़रा सी गफलत हुई तो गए, लेकिन वो जो ऊपर पानी भरने के लिए बने हुए होते हैं उनको मैं पकड़ के 2 घंटे 2.5 घंटे का लुधियाना से अम्बाला तक का सफ़र मैंने किया। बड़ी ही मुश्किल जर्नी रही। हाँ, ये खुदा करके, राम राम करके ये सफ़र हमारा पूरा हुआ। अम्बाला कैंट के स्टेशन, जंक्शन स्टेशन पर
वो हिस्सा जिसके ऊपर छत है प्लेटफार्म 1 और 2 पर, वहाँ आकर प्लेटफार्म 1 पर हमारी गाड़ी रुकी और हम बहुत सारे लोग उतर गए और हम छत से उतर के अंदर बैठ गए, अंदर आ गए। अब वहाँ से फिर गाड़ी हमारी चली तो कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में एक छोटा सा स्टेशन है अमीन, तरावड़ी है, अमीन है। वहाँ जाके सवेरे सवेरे गाड़ी 6 बजे रुक गई। अब 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। अरे भाई हम उस ख़तरे वाले जोन में से तो सही सलामत आ गए, यहाँ क्या आफत आ गई। अब पता नहीं ये रेलवे वालों का पता, लाइन क्लियर नहीं था या क्या था, गाड़ी हमारी खड़ी रही। 9 बजे तक हम वहीं अमीन स्टेशन पर गाड़ी में बैठे रहे। तो फिर गाड़ी चली, आधे पौने घंटे का सफ़र करनाल तक का और था। हम करनाल उतर गए और वो मलिक साहब हमें करनाल में एक धर्मशाला है चौड़ा बाज़ार में, वहाँ ले गए। दशहरे का दिन था, शाम का वक्त था, शाम 4-1 बजे के करीब हम पहुँचे होंगे। तो वहाँ धर्मशाला के बाहर जुलूस, दशहरे का जुलूस निकालने की तैयारियां हो रही थी। वहाँ फ्रेश होकर सामान वहाँ रख कर मलिक साहब मुझे अपने साथ माल रोड डीसी रेजिडेंस पर ले आए। मैं नाना जी से मिला उनके ऑफिस में, कहने लगे अरे प्रताप तू अकेला, माँ को, औरों को, भाइयों को, सबको कहाँ छोड़कर आ गया। मैंने कहा जी वो तो सब वही हैं, उन्होंने मुझे इस आस पर कि मलिक साहब के संरक्षण में मैं आपके पास सुरक्षित पहुंच जाऊंगा भेज दिया था और अब मैं आपकी चरण में आ गया हूं, मैं सुरक्षित हूं, इनकी मेहरबानी है। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता आजकल रोहतक हैं, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, वो आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। ये दशहरे की शाम का जिक्र है। 20 दिन बाद दिवाली की शाम को जालंधर से एक फ़ोन मेरे पिताजी को मिला, उनके दोस्त का, ऐशी राम उनका नाम था, कि भाई तुम्हारे परिवार के सारे लोग आ गए हैं, सुरक्षित हैं, किसी को कोई आंच नहीं आई, सब के सब यहाँ जालंधर कैंप में पहुँच गए हैं, तुम आओ और उनको ले जाओ। तो फिर पिताजी मुझे वहाँ एक जिनके घर, जिस धर्मशाला में रहते थे, सामने एक लाला जी का बड़ा कई मंजिला मकान था, उनके पास मुझे ले गए। कहने के लाला जी ये आपको सौंप के जा रहा हूँ मैं बच्चा, मैं जा रहा हूँ परिवार को लेने, आपके की शरण में है ये। तो मुझे बगल में भर के लाला जी ने कहा बेटा घबराना नहीं, तुम यहीं हो, तुम्हें किसी बात की कोई ज़रूरत हो तो मेरे धोरे आना। ये धोरे शब्द मैंने मेरे पास आना के लिए सबसे पहले हरियाणवी का वहीं सुना था। तो खैर मैं नीचे अपने कमरे में चला गया, पिताजी चले गए। उन लाला जी की अंदर शहर में एक बड़ी सारी दुकान थी, बग्गी पर उसमें जाया करते थे। तो मैं उनकी बग्गी में एक बार उनके साथ वहाँ भी पहली बार बग्गी में सवारी करके गया था। तो खैर पिताजी आ गए, फिर उनके आने के बाद उनका ट्रांसफ़र गुहाना हो गया। गुहाना से हमें आर्जी अलॉटमेंट जो है घरौंडा में, गन्नौर क्या नाम, पानीपत और करनाल के बीच में घरौंडा एक कस्बा था, अब तो तहसील है। तो वहाँ ज़मीन मिली हुई थी थोड़ी सी, तो वहाँ घर भी मिला था। रोहतक से हम वहाँ आके सेटल हो गए 2-3 साल के लिए। फिर पिताजी की ट्रांसफ़र होती रही, मैंने 5वीं 6ठी 7वीं वहीं घरौंडा में जीटी रोड पर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उस वक्त मिडिल स्कूल था, अब तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पढ़ी। और 8वीं फिर इनका ट्रांसफ़र हो गया गुहाना, तो वहाँ जाके मैंने पढ़ी। वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हो गया गन्नौर का, तो हम इधर आ गए। गांव था 4 किलोमीटर पर राजलू गढ़ी,
आसपास और कोई बड़ा स्कूल, हाई स्कूल नहीं था, तो उस स्कूल में हमें एडमिट करा दिया गया। गन्नौर से हम 4 किलोमीटर जाते थे, आते थे, और जून 1953 में मैंने मैट्रिक कर ली। तो धीरे धीरे सेटलमेंट आपकी होगी प्रॉपर। हाँ, रहने के लिए टेम्परेरी सेटलमेंट हो गई, लेकिन वहाँ से परमानेंट सेटलमेंट तो बाद में इधर गन्नौर के पास एक गांव था, वहाँ पर हुई। ज़मीनें भी मिली और मकान भी मिला। तो मैं तो फिर मैट्रिक करते ही पिताजी के साथ दिल्ली चला गया, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दिल्ली में ही आप- दिल्ली बहुत में सुंदर हूँ, सर। और वहाँ इसमें ये है कि विशेष बात यही है कि प्रभु की बड़ी कृपा रही कि हमें किसी प्रकार की कोई क्षति शारीरिक मानसिक बिल्कुल नहीं उठानी पड़ी। और यहाँ भी आगे रक्षा करने वाले बैठे थे, अधिकारी थे, सारी व्यवस्था दिक्कत कोई होनी नहीं थी। तो बाकी ये हुआ बहुत बुरा है, नहीं होना चाहिए था। और आज आप देख लीजिए, पहले पाकिस्तान कट गया, अलग देश बन गया बांग्लादेश। ये पाकिस्तान अब सिसकियाँ ले रहा है, आखिरी दम पर दम गिन रहा है, किसी भी वक्त इसके टुकड़े हो जाएंगे। इसको नोच खाने के लिए कई देश आसपास बैठे हैं, और बड़ी ट्रेजिक एंड इस देश का होगा, जो हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये पीसफुल सेटल हो जाए। अब बाढ़ में बर्बाद कर दिया उसने, रहा सहा भी उसको। तो जब वहाँ के दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा ही कुछ नष्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। आपकी जड़ें वहाँ से। हाँ, तो इस बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगा। उस वक्त तो मैं आ गया, 9वीं 10वीं जमात तक पहुँच गया। मैं उर्दू भी बाद में लिखनी शुरू की, उर्दू हिंदी का स्टूडेंट और शायर भी बाद में बना 18 साल की उम्र में जाके, लेकिन मुल्तानी में नहीं लिखता था। अचानक 1987 में, ये ध्यान रखने की, नोट करने की घटना है, 1987 में सोनीपत से मेरे 2-3 दोस्तों का फ़ोन आया कि भाई हम कल जा रहे हैं अपने वतन, और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने कहा यार अचानक कैसे, मैं तो कोई, मेरा तो कोई न इरादा है, न सोच है, ना कोई लक्ष्य है भी पाकिस्तान के। हाँ, ना कोई लक्ष्य है, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। कहने लगे नहीं नहीं, बस आ जाओ, आज शाम को आ जाओ, कल शाम को चलना है, रवाना होना है। आ गया भाई। एक हमारे उन 3 साथियों में से एक का साला विदेश मंत्रालय की रिसेप्शन पर बैठा था। उसने हमारे विदेश मंत्रालय में अंदर जाके निवेदन किया हाई अप से कि सर मेरे 4 साथी हैं, रिश्तेदार हैं, ये अपना वतन देखने जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान एम्बेसी पर फ़ोन कर दें तो इनको वीज़ा मिल जाएगा। उसने फ़ोन करा दिया, शाम तक 2-2:30 बजे तक हमें वीज़ा मिल गया। रात को ये बैंक के सारे कागज़ात और करेंसी चेंज वगैरह होने के बाद रात को 8:40-45 पर समझौता एक्सप्रेस पर हम रवाना हो गए। तो उस जगह आप पहुँचे जहाँ आपका जन्म हुआ या बचपन? अभी नहीं। समझौता एक्सप्रेस पर रवाना हो गए। अटारी हमारा लास्ट स्टेशन है, वहाँ पर जाकर हमें उतार दिया गया। वहाँ कस्टम वालों ने हमारी जांच पड़ताल की, कागजात जांच किए, हम क्या ले जा रहे हैं उसको जांच किया। वापसी पर भी इसी तरह हुआ, क्या ले आए हैं, क्या ले जा रहे हैं, और सब। तो वहाँ से फिर कोई 1:30 बजे के करीब गाड़ी हमारी चली, और 4 बजे हम वहाँ पहुँच गए लाहौर। हमारे होस्ट 500 किलोमीटर का फासला तय करके हमें लेने आए हुए। उनको पता था कि आप पहुंच रहे हैं? हाँ, उनको पता था कि हम पहुंच रहे हैं, उनसे संपर्क था। वो हम 4 जनों को लेने के लिए वहाँ से लाहौर
जंक्शन स्टेशन पर आए खड़े थे, हमारे लिए होटल उन्होंने बुक कर दिया। बहुत ही भाव पूर्ण हो गए होंगे आप। पूछो नहीं जी, निहाल हो गए, निहाल हो गए। तो उन्होंने हमें एक होटल पर ठहराया, हम लोग नहा धोकर फ्रेश हुए, चाय वाय पी। वहाँ एक अखबार निकलता है, पत्रिका निकलती थी, नकूश। नकूश का एडिटर मैं पत्र व्यवहार उससे करता रहता था। तो मैंने उसको भी लिखा था कि भाई हम आ रहे हैं, जब आएंगे आपको फ़ोन से सूचना करेंगे और आपसे मिलने आएंगे। तो बस जब हम मिले, नहा धो के उनको फ़ोन किया, भी हम 4 मित्र आए हैं, हम आपकी सेवा में मिलने आ रहे हैं। अनारकली बाज़ार में पैसा प्रेस है एक, उस पैसा प्रेस के साथ उनका दफ्तर था। खैर हम चारों गए, मिले। मैं अपनी किताबें उनके लिए ले गया था, जैसे हरियाणा के शायर, हिंदी में है ये, इसका उर्दू वर्शन, मेघदूत का अनुवाद भी ले गया था। तो कहने लगे भाई ये हरियाणा के शायर तो मेरे पास आ चुकी है, मैं देख चुका हूँ। मैंने कहा जी वो कैसे? कि मैं आया था भारत एकेडमी के ऑफिस में, फरीदाबाद गया था, उन्होंने मुझे ये किताब भेंट की थी, लेकिन कहने लगे लेकिन वो कोई ले गया है और वापस नहीं दे गया है। तो मैंने कहा चिंता न कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा लाया हूँ, ये वो लीजिए। तो मैंने उनको अपनी किताबें दी। उन्होंने मुझे बड़े इतने मोटे मोटे, ये जैसा मेरा शब्दकोश है, इतने मोटे मोटे विशेषांक, गालिब विशेषांक, इकबाल विशेषांक, गज़ल विशेषांक मुझे दिए, जो याद मेरे साहित्यकार के लिए तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, अलमारी के लिए वो ऐतिहासिक गिफ्ट था, वो मैं लेके आया। फिर वहाँ से हम रात को, उन्होंने गाड़ी चार्टर्ड बुक कर रखी थी, रात को हमें 11:30 बजे वो उस बस में बिठा के लायलपुर और झंग इस इलाके से, कबीरवाला के इलाके से ले गए और मुल्तान सुबह सवेरे पहुँचे। अगस्त का महीना, जैसे अब सारा खाली गया है ना, छींटा नहीं पड़ा, वो 1987 का अगस्त सूखा था बिल्कुल। पहली बारिश हमें अटारी में हुई थी उस दिन पहली बारिश हो गई। अमृतसर से बूंदें पड़नी शुरू हुई और अटारी पर 1.5 घंटा 2 घंटे बड़ी ज़ोर की बारिश हुई। कुदरत ने भी आपका हाँ, स्वागत तो किया। मैंने लिखा है उसमें, एक कथा लिखा है कि कोई खादिम नहीं मखदूम नहीं है कोई हाकिम नहीं महकूम नहीं है कोई, सब बराबर हैं उसी एक खुदा के बंदे, उसकी रहमत से तो महरूम नहीं है कोई। हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो रहमत यहाँ जो बरस रही है वो आगे भी मुल्तान तक उसी तरह बारिश होती गई। तो मुल्तान से फिर वहाँ पर कैथल के एक शायर गए हुए थे, उनके घर हम गए, बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम तुम्हारी शान में, तुम्हारे एजाज़ में एक साहित्यिक गोष्ठी रखेंगे, तुम शनिवार को यहाँ आ जाओ या शुक्रवार को यहाँ आ जाओ। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मेरे पास दावतनामा भी भिजवाया। यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ की सदारत में, अध्यक्षता में वो गोष्ठी रखी। मुल्तान के 20 शायर शामिल हुए, लेकिन मैं नहीं आ सका। मेरे जो होस्ट थे उनको एक 100.4 का वो था, टेम्परेचर था। 104 टेम्परेचर था। हाँ, तो मैं उनको इस हालत में छोड़ कर ने कैसे कहूँ कि मैं जा रहा हूँ या मुझे आप चलो मेरे साथ। तो मैं नहीं आया। तो वो मेरे पास उनका यादगार निमंत्रण भी रखा है। अगले दिन हम आए तो वो तो चढ़ गए। राणा साहब आपने तो मुझे बहुत शर्मिंदा करा दिया। मैंने कहा जी मैं क्या करूं, मेरे होस्ट बहुत बीमार थे, मैं नहीं आ सकता था। तो खैर ये मेरी एक और कड़वी यादगार है कि मैं, वरना उस गोष्ठी में मैं शामिल हुआ होता, अगले दिन के सारे मुल्तान के अखबारों में तस्वीरें छपी होती और मेरा जिक्र हुआ होता, लेकिन नहीं होता। जब मुकद्दर में तो नहीं होता। खैर जी, फिर वहाँ से हम चले गए
हेड अपने मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर दर्ज कराया। वहाँ से फिर आगे के लिए वीज़ा लिया, फिर अपने गांव की तरफ। शाम तक हमें 6 बजे तक थाने में दर्ज कराना होता है नाम। तो उधर जाने लगे तो रास्ते में गांव पड़ता था जिसमें हमारे हेडमास्टर साहब का घर था, जिनके पास मैंने पहली जमात पढ़ी थी। उर्दू का पहला सबक जिनके स्कूल में मैंने पढ़ा था, उनका घर था। उनको मिला, उनके चरण मैंने छुए। घर उनका ऐसा ही था पहले की तरह, पहले ही वाली जगह? हाँ, सादा था, पहले वाली जगह था, सड़क के किनारे था। मैं चरण छू के उनको मिला। वही किताब जो मैंने उनको दी थी, उसकी कापी एक उनको दी। मैंने कहा, ये जिस उर्दू का पहला सबक आपके स्कूल में मैंने पढ़ा था अलिफ बे पे, ये उसका मैच्योर्ड रूप है। अपने गुरु से मिले आप? ये मैंने बहुत बड़ा काम किया है, हरियाणा के शायरों के बारे में आपको समर्पित है। फिर वहाँ चले गए। अगले दिन भी सुबह सवेरे, अभी हम सोए भी नहीं उठे थे, वो आए हमें मिलने के लिए और बहुत अच्छा रहा। फिर शाम को वो होस्ट जो थे वो हमें घुमाने के लिए उन्होंने 2 गाड़ियाँ निश्चित कर दी और हमें घुमाते फिरे। मैं दीवारों को देखता फिरा कि यहाँ किसी मुशायरे का कोई चार्ट इश्तिहार लगा हुआ हो। एक जगह था, जब हम थाने में गए थे दर्ज करवाने, तो वहाँ एक शायर बैठे थे, मिले। उनके ससुर भी शायर थे, मैं उनके नाम से परिचित था। तो मैंने कहा, जी ये मुशायरा एक इश्तिहार लगा हुआ था, होना है कि हो गया है? कहने लगे, जी ये तो हो गया है। गन्नौरी साहब, आप बताइए, जब आप अपने जन्म स्थान यानी पाकिस्तान में मुल्तान में उस कॉलोनी या शहर पहुँचे जहाँ आपका बचपन के 9 साल बीते, वहाँ की यादें बताएं कि आपको कैसा लगा वहाँ पहुँचकर? मैं एक गलत फहमी थोड़ी सी यहाँ दूर कर दूँ। मेरा जन्म स्थान गांव जहानपुर, तहसील अलीपुर, ज़िला मुजफ्फरगढ़ है और मुल्तान चनाब नदी के इधर बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है। तो मुल्तान हमारी कमिश्नरी थी और उसके 5 ज़िले थे, जिनमें से एक हमारा ज़िला था। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं मुल्तान में कहाँ अपने घर गया। मैं ये बता रहा हूँ कि जहानपुर का जो गांव है, जहानपुर नाम का, उसमें अपने घर में कब गया, कैसे हुआ। अगले दिन सुबह सवेरे प्रोग्राम बना, भाई अब घर देखने चलना चाहिए। तो वो होस्ट 2 गाड़ियों में हम लोगों को लेके चले। जहानपुर गांव में हम गए। सबसे पहले शहर के इधर हमारा जो गांव था वो एक किले की तरह था। चारों तरफ उसके बड़े बड़े दरवाजे थे जो अब टूट फूट गए थे, लेकिन मुझे तो याद थे कि वो दरवाजे हुआ करते थे। तो सबसे पहले गांव के अंदर दाखिल होते ही दाएं हाथ एक बहुत बड़ी कोठी थी, बैठक थी। वो वहाँ के रईस सैयद परिवार के लोगों की थी। जब हम वहाँ थे तब तो बुज़ुर्ग थे और बच्चे मेरे साथ पहली जमात में पढ़ते थे। बड़े बच्चे का नाम जुल्फ़कार अली खा था, सैयद जुल्फ़कार अली, और दूसरे का नाम सैयद ज़ैनुल आबदीन। तो ये दोनों तो नहीं मिले एक साथ, जुल्फ़कार मिले, मेरी उम्र के थे, 50 साल के वो थे, 50 साल का मैं था। बड़े प्रेम से हम मिले और मैंने उसको याद दिलाया, भाई मैं अब अपने वतन की ज़ियारत करने आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि आपसे मिलना हो रहा है। बैठे रहे, फिर उनको साथ लिया। उनका दूसरा भाई जो था, चचेरा भाई ज़ैनू, वो अगले दिन मेरे पास वहाँ आया जहाँ मैं ठहरा हुआ था, बख्शी अपने होस्ट के यहाँ। तो वो भी मेरे साथ, जुल्फ़कार भी चले
और भी बहुत सारे लोग चले। तकरीबन 200 आदमियों का एक जुलूस मेरे साथ गांव में गया, और गांव की सड़कें गलियां वही बाज़ार वाली सड़क, और इधर हमारे डेरे थे, इधर ऊंचे ऊंचे छोटी ईंट के मकान थे, कई मंजिलें जैसे ये है, और उनके बीच में गली लांघते हुए मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ हमारा घर था। अच्छा, आप पहुंच गए सेम जगह हाँ जहाँ हाँ, पे सब आप- कुछ मुझे याद था, कल की अरे वाह, तरह, बहुत सुंदर। कल की तरह मैं पहुँच गया। वहाँ कुछ फर्क मिला आपको या फ़र्क तो क्या बताऊँ, बाहर तो कुछ फ़र्क नहीं मिला, लेकिन अंदर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अच्छा औरतें कहने लगीं कि जी यहाँ मर्द हैं नहीं और घर में पर्दा है, इसलिए हम तो दरवाज़ा नहीं खोल सकते। अच्छा, प्रवेश ही नहीं कर पाए फिर आप? प्रवेश ही नहीं कर पाए, अच्छा, ये घर बहुत के बड़ी दहलीज कमी से रही। वापस आना पड़ा। बाहर दरवाजे से, गेट से, ओह, वहाँ एक बड़ी मार में घटना हुई कि एक बुज़ुर्ग औरत खड़ी थी मेरे पास सामने। अच्छा जी, जब मैं कह रहा था कि ये हमारा घर था, अच्छा तो कहते अबे तू रेमल दा बाल है। अच्छा, मैंने कहा, यानी रेमल के पुत्र हो आप? हाँ, मेरे पिताजी का पहला नाम बचपन का अच्छा। नाम रेमल दास था, अच्छा। बाद में जयमुनी लाल हुआ। अच्छा तो उसको याद था। मेरी सारी बिरादरी को भी शायद अब पता ना हो, लेकिन उसको याद उसको था। पता था कि रेमल हाँ, का बेटा। अवे तू रेमल दा बाल है। मैं कि हाँ माँ, मैं उन्हें दा वड्डा बाल हाँ। मैंने उनके चरण छू लिए और उसने मुझे गले से लगा लिया। अरे वाह, बड़ा सुंदर घटना घटी है आपके साथ। तो ये बड़ी प्यारी याददाश्त मेरे दिमाग में आई वहाँ से। अच्छा और फिर उसको करके फिर आगे एक और चमार परिवार था, जामल्ला दीता का परिवार, उनका बेटा अब्दुल्ला भी मेरा साथी था। अच्छा। तीसरा क्लास फेलो वो था, वो भी मिला। इस प्रकार हम गांव में से घूमते अच्छा, हुए, उन्होंने भी पहचान लिया हाँ आपके हाँ साथियों ने हाँ, पहचान कि लिया। प्रताप जी हैं? हाँ, कोई चेंज तो नहीं विशेष हुआ था। अच्छा तो मिले, तो उनकी खैरियत मैंने पूछी, अपनी खैरियत बताई, तो फिर गांव में से हम लौट आए। उस वक्त मेरा भेजा ख़राब हो गया था, मत मारी गई थी। मैंने ये नहीं किया कि मैं उनसे कहूँ अच्छा मैं कल सवेरे सवेरे दोबारा आऊँगा, जब जब आपके- आपके मर्द घर पर होंगे, हाँ। आप उनसे पूछ रखना, कहना हाँ, कि कि- एक हिंदुस्तान से बंदा आया हुआ जिसका घर था है, ये। जिसका जन्म यहाँ हुआ था, वो घर देखना अच्छा, चाहता वो था। नहीं बात हो पाई। वो नहीं हो पाई। फिर उसके बाद आप भारत वापस आ गए? नहीं जी, फिर एक बार अलीपुर हमारी तहसील थी, अच्छा वो हमारे होस्ट हमें वहाँ घुमाने के लिए ले गए। अच्छा ये हम धीरे धीरे सिंध दरिया की तरफ बढ़ रहे थे। इधर से सतलुज और चनाब इधर से हमारे साथ बढ़ रहे थे, हम उन दरियाओं के बीच में रहते थे। अच्छा, तो- वही दरिया पंजाब में है, वही दरिया पाकिस्तान वही, में? हाँ, यहाँ से तो गए हैं सारे दरिया। हाँ जी, हाँ जी। ये जो दो इधर हैं, सतलुज और ब्यास, इनका पानी भी उधर जाता है, और उधर जो झेलम, रावी और चनाब है, उनका भी पानी उधर जाता है। नदियों का तो डिवीजन हो नहीं तो सकता। हाँ, इन पानियों पांचों दरियाओं का पानी जहाँ मिलता है उसको हेड पंजनद कहते हैं। हाँ जी, पंजाब। हाँ। पंजनद, पंज दरिया। अच्छा तो पंजाब फारसी का शब्द है, पंजनद संस्कृत का शब्द है। तो पंजनद उसका नाम, आगे फिर इस बिराज से आगे वो पंजनद कहलाता है। हाँ जी। आगे जाके सिंध में मिल जाता है। वो हमारे तहसील हेड क्वार्टर से 11 किलोमीटर की दूर पर है। और संयोग ये है कि वहाँ मैं रहा 9 साल। पिताजी ने कई बार हेड पंजनद का जिक्र किया, लेकिन मैं जा नहीं सका, देख नहीं सका। 50 साल बाद अब वहाँ वो देख के आया। अरे वाह, यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं? नहीं, हाँ। 3 का दरिया तो चनाब बन के आता है। अच्छा झेलम भी, रावी भी और चनाब भी, तीनों का तीनों एक नाम बन गई। चनाब बन के आता है। और इधर से सतलुज और रावी, सतलुज और ब्यास, इन दोनों का पानी लेकर सतलुज चलता है। वहाँ उस हेड पंजनद पर दोनों दरिया ऐसे इधर से आके उस पुल के नीचे से गुजरते वो हैं। पाकिस्तान में हुआ? हाँ, वो पाकिस्तान में, आपको दिखाऊंगा, नक्शा दिखाऊंगा। अच्छा तो हेड पंजनद वहाँ है। तो अलीपुर में हम गए तो वहाँ एक बर्क साहब का परिवार है। अच्छा जी। कभी बहुत पहले, जब बंटवारा नहीं हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। जब चौधरी छोटू राम हुआ करते थे, आपने सुना हो नाम, सुना है ना? वो यहाँ के पंजाब के, सारे पंजाब के वित्त मंत्री थे। और हमारे अलीपुर के मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक
शिक्षा मंत्री थे सारे पंजाब के, पेशावर से लेकर और होडल तक, तो वो शिक्षा मंत्री थे। तो अब मैं उनके घर जा रहा हूँ, वो तो अब नहीं है, उनके 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है जो दुबई में है, बड़ा ऑनरेबल डॉक्टर है, और एक इंजीनियर, पंजाब इंजीनियर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है जो लाहौर में रहता है, बाई चांस वहाँ आया हुआ था। तो मुझे मेरे होस्ट ने उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये पाकिस्तान देखने, अपने मुल्क को वापस देखने के लिए आए हुए हैं हिंदुस्तान से, और ये इनमें एक शायर भी हैं। वो तो बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा अच्छा, बड़े सही मौके पर आप आए हैं। मैंने कहा जी मैं तो पूछता फिरता हूँ कोई मुशायरा यहाँ हुआ है, होने वाला है, क्या है? कह लगे हाँ, आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, कल का डिनर आप हमारे यहाँ लेंगे, और डिनर लेके उस मुशायरे में मैं आपको लेके चलूँगा और आप उसमें भाग लेंगे। मैंने कहा जी मैं अनइनवाइटेड उसमें कैसे शोभा दूंगा गया हुआ? कहने लगे नहीं, अनइनवाइटेड नहीं, मैं उसका चीफ गेस्ट हूँ, मैं आपको अपनी गाड़ी में ले चलूँगा, अपने साथ ऊंचे आसन पर बिठाऊँगा। तो उसने मुझे वैसे ही अपने साथ बगल में बिठाया जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, ऊंचे आसन पर। उर्दू का दौर चल रहा था। जब वो ख़त्म हुआ तो फिर अनाउंसर ने कहा कि अब मैं हिंदुस्तान से आए हुए एक शायर डॉक्टर राना गन्नौरी को दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। ये तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और जो आप चाहते थे कि कोई मुशायरा या कभी गोष्ठी कुछ ना कुछ आप अटेंड कर पाएं। मुल्तानी का जो कुछ भी मैंने किया है ये इस मुशायरे के बाद की चीज़ है। अच्छा अच्छा, टर्निंग पॉइंट है ये। अच्छा, ये मुल्तानी यहाँ से आप हाँ, यहाँ से मैं मुल्तानी मुल्तानी लिटरेचर का, से जुड़ गए। हाँ, मुल्तानी लिटरेचर तो मेरी रगों में है, मैं लिखने से जुड़ गया। अच्छा, लिखने से। इसका शायर बन गया, इसका लेखक बन गया, इसका शब्दकोशकार बन गया। वाह, तो वहाँ से मैं उतरा, माइक पर जाकर खड़ा हुआ। मैंने कहा जी मेरा परिचय इन्होंने हिंदुस्तान से आए हुए शायर के रूप में दिया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान यहाँ से गया हूँ। क्या बात है। मैंने कहा उस वक्त मैं 9 साल का था और मैंने वहाँ जाके हरियाणा के शायरों पर बड़ा काम किया है, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा शायर इसी अलीपुर के आसपास के हैं, और मैंने सबके नाम गिन सुनाए। अच्छा, शरर साहब, सरशार साहब, और बेताब साहब, शहीद साहब, आतिश साहब, तबस्सुम साहब, और मैंने कहा सबसे छोटा मैं राना गन्नौरी आपके पास आया खड़ा हूँ। इसी इलाके से मैं गया हूँ। यहाँ भी मेरी ननिहाल है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पर जतोई एक कस्बा है, वहाँ भी मेरी ननिहाल है। तो मैंने कहा जी मैं हाँ जी, पाकिस्तान आया नहीं हूँ, पाकिस्तान से गया, यहाँ से गया हुआ हूँ। अच्छा जी। तो चलो मैंने अपना कलाम पढ़ना शुरू किया। हाँ, तो मैं पुख्ता कलाम शायर था, अच्छा भला स्वस्थ शायरी थी मेरी। मैंने सुनाई, लोग बड़े खुश हुए, बड़ी दाद मिली, बड़ी प्रशंसा हुई, तालियां बजी। और उसके बाद फिर फरमाइश हुई कि एक गज़ल और इनायत कीजिए। मैंने वो भी सुनाई, और उसके बाद मैं आके अपने स्थान पर बैठ गया। उसके बाद शुरू हुआ मुल्तानी शायरी का दौर। हाँ जी, हाँ जी। 20 शायर आसपास के ज़िलों से आए हुए वहाँ शामिल थे, और मैं यहाँ सुना करता था, तरसा करता था कि मैं क्यों नहीं लिख सकता। तो मुझे उस प्यास को मिटाने के लिए वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ मुल्तानी के शायर अपना कलाम सुना रहे थे, मैं, और कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो, मैं दत्तचित्त होकर सुन रहा था। एक मुशायरे में एक पंक्ति एक शायर ने शेर पढ़ा, वो मेरे मन के अंदर मुल्तानी शायरी के बीज की तरह पड़ गया। शेर था, हम यहाँ कहते हैं ना कि आवेदा आवा ऊत्या पे, यानी सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है। तो वहाँ इसको नए ढंग से उसने पेश किया। मूली कभी कभी कानी हो जाती है, गल जाती है, और मूली भी कानी हो जाए, उसके पत्तों को भी कीड़े खा रहे हों, तो आवेदा आवा उत जाने वाली बात हो गई ना। तो उसको वो कह रहा है, पत्रें सूदी, पत्तों समेत पत्रें सूदी मूली चट।
सारी की सारी मूली ही बेकार है, ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है। तो ये पीड़ा कितनी पीड़ा, मतलब हाँ। कंपटीशन की पीड़ा। नहीं, माहौल में गिरावट की पीड़ा, डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंसेस भी नहीं, माहौल में अब मैं इसे क्या कहूँ, डिटोरेशन की पीड़ा, सब पतन पतन, घोर पतन, और सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे अब हम कांग्रेस के राज में देख रहे हैं कि कुनबई डूब के गया है, डूब रहा है। तो ये शेर उन्होंने पढ़ा तो मैं तो तड़प उठा, और वो शेर मेरी अंतःकरण में, मेरे दिल की, मन की तख्ती पर लिखा गया और मुझे प्रेरित करता रहा। जब मैं वहाँ से चला वापस, तो अम्बाला कैंट छावनी में उतरने से पहले, गाड़ी से उतरने से पहले, गाड़ी में मैंने इस मिसरे पर मुल्तानी गज़ल कह ली थी। तो मैं यहाँ हरियाणा में मुल्तानी गज़ल का प्रस्तोता हूँ। सबसे पहले मैंने गज़ल कही, मैंने मुशायरे में सबसे पहले यमुनानगर में उसे पढ़ा, और मुझे देखा देखी और बहुत सारे लोगों ने मुल्तानी गज़ल लिखनी शुरू की। और फिर मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने उर्दू पढ़ी, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, पुरस्कार लिए, डिग्रियां ली, अवार्ड लिए, माँ बोली का कर्ज तो ना उतरा। कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे माँ बोली मुल्तानी का ऋण उतरे। बस इस बात से प्रेरणा हुई और मैंने ये शब्दकोश लिखने की साधना की, और 20-30 साल से ज़्यादा का समय लगा इस शब्दकोश को लिखने में। अब जो लेटेस्ट है, ये 3रा एडिशन इसका है कि आज़ादी की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलजुल के लड़ी है। मुसलमान भी बहुत कुर्बानियाँ दे चुके थे, हिंदू भी बहुत कुर्बानियाँ दे चुके थे, शहीदों में भी मुसलमानों के नाम बड़े बड़े आए हैं। तो ये श्रेय सबका इकट्ठा है। उस आज़ादी को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी दोनों की है, और हम लोगों ने उर्दू की खिदमत की है। उन लोगों के साथ किसी तरह से हमारा योगदान कम नहीं है। प्रेम से रहें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का संदेश भी यही है कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस भावना के साथ मिल के रहें, और कोई गैर, हिंदू और मुस्लिम नहीं, कोई गैर हमारी तरफ नफ़रत की आंख उठा कर देखे, हमारी तरफ नुकसान पहुंचाने की भावना से देखे, तो हम दोनों मिल के उसकी आंखें नोच लेने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा होना चाहिए। सर ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि आज ज़रूरत है हिंदू मुस्लिम एकता की। हिंदू या मुस्लिम बनने से पहले हम एक इंसान बने, एक भारतीय बने, तभी अमन कायम रह सकता है पूरे संसार में। बहुत ही सुंदर संदेश सर से हमें मिला, और हमें ये संदेश अपनाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। तो सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे चैनल के लिए समय दिया। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है।